गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम वायुमंडलीय तापमान का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको वायुमंडलीय तापमान का अर्थ, उसे मापना और विभिन्न जो कारक वायुमंडलीय तापमान को प्रभावित करते हैं उनके बारे में बताया। इस लेक्चर में हम तापमान के वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में बात करते हैं, यानी लंबवत वितरण कैसा रहता है। जैसे कि अगर हम सामान्यतः बात करें तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो तापमान होता है वो कम होता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है तो वायुमंडल जो है वो प्रत्यक्ष रूप से धरातल द्वारा ही गर्म होता है। सूर्य का प्रभाव कैसा रहता है? अप्रत्यक्ष, अर्थात धरातल से जो पार्थिव विकिरण लौट करके जाते हैं वही वायुमंडल को गर्म करते हैं। तो इसीलिए जो धरातल के आसपास की वायु होती है वो गर्म होती है और भूतल के निकट की हवा कैसी रहती है? भारी। इसमें जलवाष्प, धूल के कण भी अधिक मात्रा में रहते हैं। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो ऊपर की शुष्क हल्की स्वच्छ वायु है उसकी अपेक्षा जो पार्थिव शक्ति है उसे जो धरातल के समीप की वायु है वो ज़्यादा ग्रहण कर लेती है। वायुमंडल के जो निचले भाग होते हैं उनमें वायु की सघनता रहती है और गर्मी को सुरक्षित करने वाली गैसें रहती हैं, जिनके कारण आसपास का क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जो धरातल के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर उष्णता अधिक रहती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उष्णता में कमी आती जाती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई पर तापमान घटने का नियम लागू होता है। उसके बाद में जैसे ऊंचाई के ऊपर हम बात करें, जैसे समताप मंडल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर एकदम समान रहता है। और समताप मंडल के बाद जैसे हम ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल है, आयन मंडल है, इनमें धीरे धीरे टेम्परेचर जो होता है वो ऊंचाई के साथ में बढ़ने लगता है। तो यानी ऊंचाई के साथ में जो तापमान होता है वो एक लिमिट तक ही कम होता है, उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। अब जब हम तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात कर रहे हैं तो इसमें एक तापमान की विलोमता या प्रतिक्रमण भी आता है। तो इस टर्म को भी हम साथ के साथ समझ लेते हैं कि तापमान की विलोमता आखिरकार होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी आती जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने की बजाय क्या होता है? बढ़ने लग जाता है। जो मैं आपको समझा रही थी कि एक लिमिट तक तापमान घटता है लेकिन उसके बाद बढ़ने लग जाता है। और सामान्य अवस्था के विपरीत जो ठंडी, उष्ण और अधिक शीतल के रूप में जो वायु रहती है वो सामान्य अवस्था में के विपरीत देखने को मिलती है। जो वायु की तह होती है वो ऐसी व्यवस्था की तापमान का प्रतिलोमन उसको हम कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लग जाता है और सामान्य अवस्था से विपरीत परिस्थितियां वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो इसी को हम तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। ये जो तापमान का प्रतिलोमन होता है इसके लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी रहते हैं। सबसे पहला आता है लंबी रातें। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं तो वहाँ पर धरातल का जो ताप का विकिरण होता है वो समाप्त तो हो जाता है और रात्रि के अंतरिम प्रहर में धरातल का तापमान वायु की अपेक्षा अधिक बढ़ जाता है। तो लंबी रातें जो होती हैं वो तापमान की विलोमता को बढ़ावा देती हैं। दूसरा है स्वच्छ आकाश। रात्रि को जब आकाश एकदम साफ रहता है, उसमें किसी तरह के बादल वगैरह नहीं रहते हैं, तो धरातल से जो विकृत पी ताप है उसे वायुमंडल के द्वारा रोका नहीं जाता। इससे क्या होता है कि शीघ्रता से जो बाह्य आकाश में विकिरित किरणें जा रही हैं वो समाप्त हो जाती हैं और धरातल को जो है वो ठंडा रहने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आकाश एकदम स्वच्छ रहता है तो स्वच्छता के कारण जो टेम्परेचर रहता है वो वायुमंडल में सोख नहीं पाता, जिसके कारण वो जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। शीतल एवं शुष्क वायु। ऐसी वायु भी विकिरित ताप को न्यून मात्रा में सोख पाती है, जिसके कारण वायुमंडल की ऊपरी सतहों में तापमान अधिक और निचली सतहों में तापमान कम रहता है। अगला है शांत वायु। वायु के शांत रहने से जो संवहन धाराएं होती हैं वो नहीं बनती हैं तथा तापमान में जो विभिन्न स्तर होते हैं उनमें भी परिवर्तन नहीं आ पाता है। अब हम बात करते हैं तापमान विलोमता के प्रकार के बारे में। नॉर्मली इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले धरातलीय व्युत्क्रमण। शीत कटिबंध के जो ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पे सर्दियों में और रात्रि में जो है वो प्रमुख रूप से ये जो धरातलीय व्युत्क्रमण है वो देखने को मिलता है। रात में क्या होता है? ठंडी और शुष्क वायु प्रवाहित होती है और आकाश एकदम साफ रहता है। रात्रि में शीत ऋतु जो होती है, मतलब शीत ऋतु में जो रात होती है वो भी लंबी होती है। इसके कारण दिन में जो ताप प्राप्त हो रहा है वो रात में शीघ्रता से विकिरित भी हो जाता है, जिसके कारण वायु की अपेक्षा भूमि जो होती है वो शीघ्र ठंडी हो जाती है। इसके कारण रात में धरातल और उसके संपर्क में आने वाला जो वायुमंडल का निचला हिस्सा होता है
वो अधिक ठंडा रहता है, जबकि ऊपरी स्तर का जो क्षेत्र रहता है वो गर्म रहता है। नेक्स्ट आता है संपर्कीय व्युत्क्रमण। ऐसी स्थिति शीतोष्ण चक्रवातों के जो वाताग्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होते हैं। वाताग्र क्षेत्र वो होते हैं जब गर्म और ठंडी वायु जो होती है आपस में मिलती है। यहाँ पर ठंडा सीमांत प्राय गर्म सीमांत की गर्म वायु को ऊंचा उठा देता है। इस कारण नीचे का स्तर ठंडा और ऊपर अपेक्षाकृत गर्म रहता है। अर्थात जब ठंडी और गर्म दोनों वायु आपस में मिलती हैं तो वाताग्र बनते हैं। तो जब ठंडी वायु ज़्यादा प्रबल होती है तो ठंडा सीमांत बनता है, और जब गर्म वायु ज़्यादा प्रबल होती है तो गर्म सीमांत बनता है। तो जब ऐसी स्थिति में कि ठंडा सीमांत अधिक प्रबल होता है तो वो गर्म सीमांत को ऊपर की तरफ उठा देता है। जैसे नीचे तो टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तीसरा इसमें आता है उच्च धरातलीय व्युत्क्रमण। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। यहाँ पर क्या होता है, ठंडी वायु रात्रि में घाटियों में पहुंच जाती है और उसका स्थान लेने के लिए जो निकटवर्ती प्रदेश होते हैं उससे गर्म वायु आ जाती है। तो उच्च भाग से घाटियों की ओर प्रवाहित होने वाली शीतल वायु को वायु प्रवाह कहते हैं। तापमान व्युत्क्रमण के बाद अब हम बात करते हैं तापमान के प्रादेशिक वितरण के बारे में। पहले हमने पढ़ा ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत वितरण कैसा होता है। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक वितरण के बारे में। प्रादेशिक वितरण के बारे में आप नॉर्मली भी जानते हो कि हमारा जो ग्लोब है उस पर हमारी पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है उष्ण कटिबंध। इसका विस्तार है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में। जैसा आपके सामने चित्र दिया गया उसमें आप देख सकते हो आड़ी लाइनों के माध्यम से उष्ण कटिबंध को दिखाया गया है, जो कि उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री के बीच में है। जो उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ लिख रहा है वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री साउथ लिख रहा है वो मकर रेखा है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि 21 जून को कर्क रेखा पर जो है सूर्य लंबवत चमकता है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो उष्ण कटिबंध का एरिया है यहाँ पे पूरे वर्ष जो तापमान रहता है वो बहुत अधिक रहता है, क्योंकि इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं पर दोनों पर ही सूर्य जो है वो पूरी साल भर चमकता रहता है। तो इस मंडल में लगभग जो तापमान होता है वो 52 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पहुँच जाता है। तो ये जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा लंबवत पड़ती हैं। इस कारण इस एरिया में जो तापमान है वो अधिक रहता है, तो इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। दूसरा आता है शीतोष्ण कटिबंध। इसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में होता है। इस भाग में दिन की लंबाई 40 डिग्री अक्षांश पर 16 घंटे, 63 डिग्री अक्षांश पर 20 घंटे होती है। अर्थात इस एरिया में जाकर के जो सूर्य की किरणें हैं उनका तिरछापन बढ़ता है, साथ ही दिन और रात की जो अवधि होती है उसमें भी अंतर आता है, जिसके कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा रहता है ना ही बहुत ज़्यादा कम रहता है, मतलब एक सम टेम्परेचर रहता है। तो इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तीसरा आता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में रहता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ सूर्य ताप की प्राप्ति बहुत ही कम होती है। वर्ष पर यहाँ पर जो है वो बर्फ की चादर बिछी रहती है, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम मिलता है, इसलिए इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो दिन रात हैं वो 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे पृथ्वी है उसको प्रमुख रूप से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो 3 कटिबंधों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में। क्षैतिज वितरण की हम बात करें तो ग्लोब पर जो क्षैतिज वितरण होता है वो अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही पाया जाता है, अर्थात वे आड़ी लाइनें जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती है। भूमध्य रेखा के निकट का भाग जो है वो बादलों से आच्छादित रहता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा रहता है, जिसके कारण दोपहर बाद वहाँ बादल हो जाते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर जो विश्व का उच्चतम तापमान है वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोपहर बाद जब बारिश होगी तो नॉर्मल सी बात है तापमान में कमी आ जाएगी। लेकिन जो कर्क और मकर रेखा का एरिया होता है, जो अयन रेखीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बादल आच्छादित नहीं होते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर उच्चतम तापमान जून और दिसंबर में होता है, यानी 21 डिग्री के लगभग अयन रेखाएं होती हैं जिन पर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। और अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा में 21 जून को, और जो मकर रेखा है वहाँ पर जो 22 दिसंबर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नोटेड किया जाता है।
मानचित्र पर जो क्षैतिज वितरण होता है या जो तापमान का वितरण होता है उसे समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समताप रेखाएं क्या होती हैं कि भूमंडल पर तापमान का वितरण समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम राजस्थान का अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो जैसे जिन जिन एरियाओं का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री वाले सारे जितने भी एरियाज हैं उनको हम एक लाइन के माध्यम से मिला देंगे, तो ये 30 डिग्री वाले एरियाओं को जो एक संग लाइन मिला रही है वो समताप रेखा की श्रेणी में आ जाती है, यानी वहाँ पे समान तापमान पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जनवरी और जुलाई के तापमान के बारे में। जनवरी और जुलाई के तापमान की जब हम बात करते हैं तो जो जनवरी महीने का तापमान है वह समताप दर्शक मानचित्र के देखने से स्पष्ट होता है। जनवरी में अगर हम बात करते हैं तो उच्चतम तापमान दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ऑस्ट्रेलिया और जो दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र है वहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान पाया जाता है। न्यूनतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में साइबेरिया, ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में पाया जाता है। जो विश्व में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है वो है साइबेरिया में स्थित बर्खो यांसक, जहाँ पर तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए इसे विश्व का ठंडा ध्रुव कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो समतापी रेखाएं होती हैं उनसे स्पष्ट होता है कि इस समय उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में और न्यूनतम तापमान दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रेखा उत्तरी गोलार्ध के एक बड़े भाग को घेरी रहती है और जो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान रहता है। तो जो सहारा और थार के मरुस्थल हैं इनमें जो तापमान होता है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ जाता है। इस समय में सबसे कम तापमान जो है वो दक्षिण ध्रुव में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जनवरी में जो उच्चतम तापमान है वो दक्षिणी गोलार्ध में रहता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, और जुलाई में जो है वो अधिकतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में रहता है क्योंकि उस समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो ठंड पड़ती है। तो इस तरीके से हमने तापमान के क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और लंबवत वितरण के बारे में अध्ययन किया। तो जो वायुमंडलीय तापमान है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके सबके बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर पूरा होता है।